दोस्तों, आपका स्वागत है द स्टोरी वर्स में। यहाँ कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, जी जाती हैं। आपका एक छोटा सा सब्सक्राइब हमें सबसे बड़ा मोटिवेशन देता है और उसी ताकत से हम आपके लिए और भी शानदार स्टोरीज लाते हैं। तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाएं और बन जाए हमारी द स्टोरी वर्स फैमिली का हिस्सा, क्योंकि आपकी सपोर्ट से ही बनेगी हर कहानी और भी मजेदार। निखिल ने बुदबुदाया क्योंकि उसने अन्य छात्रों पर नजर डाली। लड़कों ने जल्दी से अपने चेहरे दूर मोड़ लिए। वे लड़कों में भी रुचि नहीं रखते थे। नहीं, कोई मौका नहीं। उन लड़कों को उस तरह कार्य करते देखकर मायरील ने आखिरकार अपने भावनाओं पर नियंत्रण खो दिया और जोर से चिल्लाया, मैं समलैंगिक नहीं हूं, तुम कमीने। उसी समय उसके हाथ में एक आग का गोला दिखाई दिया और यह सीधे उस ओर गोली मार दी जहां निखिल बैठा था। मर जाओ। धमाका। विस्फोट से ये स्पष्ट था कि यह एक सामान्य आग का गोला नहीं था, यह अकादमी द्वारा प्रदान किया गया 2 स्टार कौशल अग्नि विस्फोट था। एक आग का गोला जो टकराव के बाद अलग फट जाता है, एक कौशल जो एक सामान्य आग के गोले से बहुत मजबूत है। यह इतना मजबूत है कि यह एक 3 स्टार कौशल होने की सीमा पर है। मायरील शुरुआत से ही इस तरह के एक कौशल का उपयोग करने के लिए काफी निर्दयी था। और वे दोनों कितने करीब थे। उसे यकीन था कि निखिल को उसके हमले से मारा और नष्ट कर दिया गया था। अन्ना और अन्य लड़कियों ने वही सोचा और उनके चेहरे चिंता और झटके से पीले पड़ गए। मायरील ने उनकी परवाह नहीं की। उसने निखिल की जांच की थी। वह बस एक आम आदमी था। अगर उसके जैसा एक अर्ल का बेटा एक आम आदमी को मार डालता है तो कोई समस्या नहीं है। उसे कुछ दिनों के लिए निलंबित किया जा सकता है, लेकिन बस इतना ही। उसके खिलाफ कोई अन्य कार्रवाई नहीं की जाएगी। ये भी कारण था कि उसने पहली जगह में कुछ अपमानजनक करने की हिम्मत की। अन्ना, जो हुआ उससे अकड़कर जम गई थी। महसूस किया कि पीछे से कोई उसका कंधा थपथपा रहा है। हालांकि उसने अभी इसकी परवाह नहीं की और जो कोई भी था उसे नज़रअंदाज कर दिया। अन्ना, हालांकि तब उसने एक आवाज़ सुनी। उसने जल्दी से घूम गई और उसकी आंखें आश्चर्य में चौड़ी हो गईं। न निखिल, ये निखिल था। वह उसके पीछे खड़ा था, उसके चेहरे पर एक खरोंच के बिना। कितना आश्चर्यजनक। निखिल, तुम कैसे? अन्ना, तुमने देखा कि क्या हुआ, सही है? हालांकि इससे पहले कि वह अपना सवाल पूरा कर सके, निखिल ने वापस सवाल किया। हाँ, तुमने देखा कि क्या हुआ, सही है? निखिल ने अपने चेहरे पर अपनी सामान्य मुस्कान के साथ अपना सवाल दोहराया। हाँ, मैंने किया। हाँ, यह मायरील था जिसने मुझ पर पहले हमला किया, सही है? यहाँ तो जो कुछ भी अब से होता है। निखिल की मुस्कान चौड़ी हो गई और उसने सवाल किया, इसे आत्मरक्षा कहा जा सकता है, सही है? हाँ। अन्ना को समझ में नहीं आया कि वह किस बारे में बात कर रहा था। चूंकि उसने मुझ पर पहले हमला किया तो भले ही मैं उस पर अभी हमला करूं, इसे आत्मरक्षा के रूप में देखा जाएगा, सही है? यह यहाँ, अन्ना ने जवाब दिया जबकि उसने अपने पूरे शरीर पर रोंगटे महसूस किए जब उसने निखिल के चेहरे पर वह बड़ी पागल और विकृत मुस्कान देखी। यह अच्छा है। ये कहते हुए निखिल गायब हो गया। मायरी, जो अपने चेहरे पर एक खोई हुई नज़र के साथ उस दिशा में देख रहा था जहां निखिल खड़ा था, अचानक महसूस किया कि कोई उसका कंधा थपथपा रहा है। वह अपनी तंद्रा से बाहर आया जब उसने देखा कि निखिल गायब हो गया था। वह पीछे घूम गया, केवल निखिल को अपने चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान के साथ उसे देखते हुए देखने के लिए। तुमने एक गलत व्यक्ति से पंगा लिया, कीट। हाँ, क्या कख। मायरील जवाब देना चाहता था, हालांकि निखिल ने सीधे उसके पेट पर इतना जोर से मुक्का मारा कि उसकी आंखें लगभग बाहर निकल गईं और उसने सीधे खून खांस दिया। निखिल, हालांकि अभी तक खत्म नहीं हुआ था। उसने मायरील के बाल पकड़े और फिर उसके सिर को अपने घुटने पर दे मारा। उद्गह। बेशक उसने इसे एक बार करने के बाद नहीं रोका। उसने मायरील का सिर उठाया और फिर इसे फिर से अपने घुटनों पर दे मारा, फिर से और फिर से। उद्गह। 1 मिनट के भीतर मायरील का कुछ हद तक अच्छा चेहरा एक विकृत गड़बड़ी में बदल गया था जो खून, पसीना और आंसू से ढका हुआ था। हे, क्या तुम इस कक्षा के राजा नहीं हो? तुम वापस क्यों नहीं लड़ रहे हो? अचानक निखिल ने सवाल किया। उद्गह। बेशक, मायरील ने जवाब नहीं दिया। नहीं, यह अधिक पसंद था कि वह जवाब नहीं दे सकता था। उसका चेहरा पूरी तरह से विकृत था, उसकी नाक पूरी तरह से टूटी हुई थी, हर जगह खून था। खून ने यहाँ तक कि उसके विंडपाइप के चारों ओर भी बंद कर दिया था। जब भी वह अपना मुंह खोलता है, शब्दों के बजाय खून बाहर निकलता है। क्या कक्षा का राजा थोड़ा बहुत कमजोर नहीं है? निखिल ने सवाल किया क्योंकि वह कक्षा में अन्य लड़कों की ओर घूम गया। रुको, मुझे यह मत बताओ कि तुमने पिछले हमले में सभी ताकत का उपयोग किया। खैर, अगर वह मामला है। निखिल ने तब मायरील के बाल छोड़ दिए और पीछे हट गया। हालांकि जल्द ही उसके चेहरे पर एक पागल मुस्कान आ गई और वह हंसा। तो तुम्हारे लिए बहुत बुरा। अपने बाल फिर से पकड़ते हुए उसने अपना चेहरा फिर से अपने घुटने पर दे मारा। फिर निखिल ने समय लिया मायरील के पैर के पीछे पर कदम रखने के लिए और फिर क्रैक, आगगह। उसने मायरील का टखना तोड़ दिया और बाद वाला दर्द में रोया। साथ ही कौशल के उस दयनीय प्रदर्शन के साथ क्या है, मुझे यकीन है कि शिक्षक इवाने को निराश होना चाहिए।
यहाँ मुझे तुम्हें दिखाने दो कि यह कैसे किया जाता है। निखिल तब पीछे हट गया और जल्द ही उसके हाथ के ऊपर एक आग का गोला दिखाई दिया। फिर आग का गोला मायरील की ओर गोली मार दी और धमाका, यह अलग फट गया और मायरील का शरीर दूर उड़ गया और शिक्षक की मेज से टकरा गया। मुझे अभी भी कुछ अभ्यास की ज़रूरत है। खैर, यह उम्मीद से अधिक उपयोगी कौशल है। मुझे लगता है कि मैं कड़ी मेहनत करूंगा और इसे और अधिक प्रशिक्षित करूंगा। निखिल ने खुद से सिर हिलाया जबकि अन्य छात्रों ने अपने चेहरे पर भयानक नज़रों के साथ उस पर नज़र डाली। वे सभी उन्नत चरण साधक थे, उनके बीच अंतर इतना बड़ा क्यों है? इस आदमी ने इतनी जल्दी मायरील को कैसे हराया? और यह इतना प्रयास रहित क्यों लगता था? उसके पास बात करने का समय भी था जबकि उसने उस पर हमला किया। हालांकि मायरील कक्षा में सबसे मजबूत छात्र नहीं था, जब ताकत की बात आती थी तो वह आसानी से तीसरे या दूसरे नंबर पर था और कक्षा में सबसे मजबूत छात्र को भी परिणाम आखिरकार बाहर आने से पहले घंटों तक मायरील से लड़ने की ज़रूरत होगी। लेकिन यह क्या है? यहाँ क्या हुआ? जबकि छात्र निखिल को देख रहे थे और लड़ाई का विश्लेषण कर रहे थे, शिक्षक इवाने, जिसने शोर सुना, कक्षा में भाग गई और सब कुछ देखा। पहले पीछे की सीटें टुकड़ों में बदल गई थीं और जिस तरह से सब कुछ जला हुआ था, ये स्पष्ट था कि किसी ने अग्नि विस्फोट कौशल का उपयोग किया था। हालांकि सबसे बुरा नहीं था। सबसे बुरी बात यह थी कि एक छात्र का शरीर शिक्षक की मेज के बगल में पड़ा हुआ था। उसका पूरा शरीर जला हुआ था, यहाँ तक कि उसके बाल भी जले हुए थे और वह अब गंजा हो गया था। उसका चेहरा विकृत था, उसका पैर एक अजीब तरीके से मुड़ गया था, ये दिखाते हुए कि यह भी टूटा हुआ था। कुल मिलाकर छात्र की हालत गंभीर थी। इसके बारे में केवल अच्छी बात यह थी कि छात्र अभी भी सांस ले रहा था। मैंने पूछा, यहाँ क्या हुआ? ये देखकर कि किसी ने उसके सवाल का जवाब नहीं दिया, शिक्षक इवाने ने फिर से सवाल किया। इस बार उसका लहजा पहले से कहीं अधिक सख्त और जोरदार था। यह आत्मरक्षा था। शिक्षक इवाने ने आवाज़ के स्रोत की ओर घूम गई और निखिल को दोनों हाथों को हवा में खड़े देखकर देखा। तुमने क्या कहा? उसने सवाल किया क्योंकि उसने अपनी भौं उठाई। यह आत्मरक्षा थी। क्या यह नया छात्र उसे मजाक कर रहा था? वह था जिसने मुझ पर पहले हमला किया। यह एक सामान्य हमला भी नहीं था। उसने अग्नि विस्फोट का उपयोग किया जब हम मुश्किल से 10 सेंटीमीटर दूर थे। अगर उस हमले ने मुझे मारा होता तो मैं मर गया होता। अपनी आंखों के सामने मौत देखकर मैं डर गया था। फिर मेरा डर गुस्से में बदल गया और मैंने अपनी भावनाओं पर नियंत्रण खो दिया और वापस हमला किया। फिर ये हुआ। निखिल ने जो कुछ भी हुआ ईमानदारी से बताया। वह आखिरकार एक ईमानदार व्यक्ति था। ये सच है। मायरील ने निखिल पर पहले हमला करने के लिए अग्नि विस्फोट का उपयोग किया और वह हमला निश्चित रूप से घातक था। अन्ना ने सहमति में सिर हिलाया। हालांकि मुझे नहीं लगता कि यह आदमी कम से कम डर गया था। बेशक, उसने वह जोर से नहीं कहा। हाँ, वह हमला निखिल को मार सकता था। ये बस एक आत्मरक्षा था। मैंने भी अपनी भावनाओं पर नियंत्रण खो दिया होता। ये बहुत खतरनाक था। हाँ, ये सब मायरील की गलती है। अन्य लड़कियों, जिनकी निखिल के दिमाग में एक अच्छी छाप थी, ने भी उसका समर्थन किया। केवल वही बचे थे जो लड़के थे। शिक्षक इवाने, ये वास्तव में मायरील था जिसने पहले हमला किया। अचानक वह लड़का जो कल निखिल के सामने आया था, आगे बढ़ा और बुदबुदाया। उसे भी निखिल पसंद नहीं था। हालांकि आज निखिल सही था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम किसी पर कितने नाराज हो, ये तुम्हें उन्हें मारने का अधिकार नहीं देता। इतना ही नहीं, मायरील ने एक चेतावनी के बिना हमला किया। एक दयनीय व्यवहार। निखिल उसके जैसे एक काय से 100 गुना बेहतर था। उसे निखिल का समर्थन करते देखकर अन्य छात्र आगे बढ़े और निखिल का समर्थन करना शुरू कर दिया। कुछ मिनटों के भीतर निखिल की स्थिति हमलावर से हमले वाले व्यक्ति में बदल गई। वह मासूम हो गया था। ऐसा नहीं है कि वह पहले मासूम नहीं था। वह आखिरकार एक ईमानदार व्यक्ति है। हाँ, यह मायरील की गलती थी। सभी छात्र सहमत हुए और निखिल का पक्ष लिया। ये देखकर शिक्षक इवाने ने भी इस पर विश्वास करना शुरू कर दिया। वह पूरी तरह से मायरील को अपनी भावनाओं पर नियंत्रण खोते हुए और निखिल पर हमला करते हुए देख सकती थी। उसने वह पहले भी किया है और कई छात्रों पर हमला किया था। हालांकि एक घातक कौशल का उपयोग करना और एक साथी छात्र को मारने की कोशिश करना, ये छात्र थोड़ा बहुत साहसी हो रहे हैं, नहीं हैं? उसने इस तरह कुछ करने की हिम्मत कैसे की? शिक्षक इवाने की आंखें ठंडी हो गईं। उसने तब नीचे झुका, मायरील की अंगूठी पकड़ी और उसमें से एक चिकित्सा दवा बाहर निकाल ली। वह पहले अपने चिकित्सा दवा का उपयोग करने जा रही थी, हालांकि अब उसने इसके खिलाफ फैसला किया। इवाने ने तब मायरील के मुंह में चिकित्सा दवा धकेल दी। फिर उसने उसकी अंगूठी से एक और दवा बाहर निकाली और उसे फिर से उसके मुंह के अंदर धकेल दिया। फिर एक और एक और। उसने इसे तब तक करना जारी रखा जब तक वह दवाओं से बाहर नहीं हो गया। ईमानदारी से कहूं तो यह ऐसा लगता था जैसे वह उसे बचाने के बजाय उसे दंडित कर रही थी। बेशक अधिकांश छात्रों ने इसकी परवाह नहीं की। क्या वह ठीक हो जाएगा?
अचानक निखिल आगे बढ़ा और अपने चेहरे पर एक चिंतित नज़र के साथ सवाल किया। क्या तुम उसके बारे में चिंतित हो? शिक्षक इवाने ने अपने चेहरे पर एक झुंझलाहट के साथ सवाल किया। वह सभी लोगों में से उसके बारे में चिंतित था। क्या वह किसी तरह का संत था? शिक्षक इवाने थोड़ा प्रभावित थी कि यह छात्र कितना अच्छे दिल का था। बेशक नहीं, मैं किसी के बारे में क्यों चिंतित होऊंगा जिसने मुझ पर हमला किया। हालांकि निखिल के अगले के बाद उसने अनजाने में बनाई गई सभी अच्छी छाप दूर कर दी। तो तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? शिक्षक इवाने ने सवाल किया। खैर, जब तक वह जीवित है, नवाब अजीत मेरी रक्षा करने में सक्षम होना चाहिए। हालांकि अगर कुछ उसके साथ होता है तो मुझे नहीं लगता कि वह अल-बुर्की मुझे जाने देगा। अंत में मैं आखिरकार अभी भी एक आम आदमी हूँ, निखिल ने बुदबुदाया। शिक्षक इवाने ने थोड़ा मुस्कुराया क्योंकि उसने जवाब दिया, चिंता मत करो, जब तक तुम अकादमी में हो अल-बुर्की कुछ भी नहीं कर पाएगा। और मेरा विश्वास करो, तुम्हारी प्रतिभा के साथ जब तुम अकादमी छोड़ते हो तो तुम एक स्तर पर पहुंच जाओगे जहां बुर्की जैसा कोई तुम्हें छूने की हिम्मत नहीं करेगा। हेक, वह शायद तुम्हारे पास भी आएगा और अपने बेटे के स्थान पर माफी मांगेगा। निखिल ने हालांकि बस व्यंग्यात्मक रूप से मुस्कुराया और बुदबुदाया। शिक्षक इवाने, तुम इस तरह के शब्दों के साथ एक कुलीन को मूर्ख बना सकती हो। हालांकि मैं कोई हूं जिसने इस दुनिया में कई कठिनाइयों को देखा है और इससे गुजरा है। मैं जानता हूं कि दुनिया कैसे काम करती है। क्या होगा अगर अल-बुर्की ने मेरे पीछे एक हत्यारे को भेजने का फैसला किया? क्या होगा अगर मुझे उस स्तर पर पहुंचने से पहले मार दिया जाता है? अकादमी अपने छात्रों की रक्षा कर सकती है जो जीवित हैं, हालांकि मेरे जैसा एक मृत छात्र अकादमी के लिए कोई मूल्य नहीं रखता है। जब तक ठोस सबूत प्रदान नहीं किया जाता है, अकादमी इसकी परवाह नहीं करेगी। और बेशक, चूंकि मैं बिना किसी समर्थन के एक आम आदमी हूं, कोई भी कभी भी सुराग खोजने की कोशिश नहीं करेगा अगर कुछ मेरे साथ होता है। अल-बुर्की बहुत अधिक एक खरोंच के बिना इससे बाहर निकल जाएगा। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। इस बार शिक्षक इवाने चुप हो गई। वह जानती थी कि दुनिया कैसे काम करती है और निखिल ने क्या कहा, ऐसा होने की संभावना 100% के करीब है। तब शिक्षक इवाने के चेहरे पर एक गंभीर नज़र आ गई क्योंकि उसने बुदबुदाया, ठीक है, अपना बैग पैक करो। निखिल ने माथे पर बल डाला। बस अपना बैग पैक करो। खैर, तुम्हें वास्तव में कुछ की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सब कुछ तुम्हारी भंडारण अंगूठी में होना चाहिए। कक्षा समाप्त होने के बाद तुम मेरे साथ आ रहे हो। शिक्षक इवाने, तुम किस बारे में बात कर रही हो? निखिल ने अपने चेहरे पर एक भ्रमित नज़र के साथ सवाल किया। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी, शिक्षक इवाने ने अपने चेहरे पर एक गंभीर नज़र के साथ बुदबुदाया। शिक्षक इवाने, क्या तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते? नहीं, वह नहीं है। तो शिकायत करना बंद करो। मेरे बगल का कमरा खाली है, अब से तुम वहां रहोगे। इस तरह मैं तुम्हारी रक्षा कर सकती हूं अगर अल-बुर्की कुछ कोशिश करता है। ओह, धन्यवाद, शिक्षक इवाने, निखिल ने अपने चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान के साथ चिल्लाया। खैर, वह अधिक खुश होता अगर उसे उसके बगल में रहने के बजाय शिक्षक इवाने के साथ रहने की अनुमति दी जाती। लेकिन ओह ठीक है, कुछ नहीं से बेहतर है। यह अभी भी प्रगति थी। अंदर ही अंदर निखिल ने अपने सबसे अच्छे दोस्त मायरील को उसके खातिर खुद को बलिदान करने के लिए धन्यवाद दिया। मायरील जैसे दोस्त वही हैं जो किसी को अपने जीवन में चाहिए। चिंता मत करो, अपने छात्रों की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। शिक्षक इवाने मुस्कुराए। उसने तब एक अन्य छात्र की ओर घूम गई और अनुरोध किया, जयंत, क्या तुम कृपया उसे वैद्य के पास ले जा सकते हो? यहाँ शिक्षक। जयंत नाम का छात्र आगे बढ़ा और मायरील को उठाया। निखिल तब अपनी सीट पर वापस आया और जयंत के वापस आने के बाद कक्षा जारी रही। बेशक निखिल ने जो कुछ भी कक्षा में सिखाया जा रहा था उसे नज़रअंदाज किया। वह निजी सबक लेना पसंद करेगा। उसे यकीन था कि वे यहाँ जो कुछ भी हो रहा था उससे कहीं अधिक दिलचस्प होंगे। अभी निखिल ने बस अपने चेहरे पर एक खोई हुई नज़र के साथ शिक्षक इवाने को देखना जारी रखा और कक्षा समाप्त होने का जितनी जल्दी हो सके इंतजार किया। 1 घंटे बाद कक्षा आखिरकार समाप्त हो गई और शिक्षक इवाने निखिल की ओर घूम गई। ठीक है निखिल, मेरे साथ आओ। हाँ शिक्षक। निखिल अपनी सीट छोड़ने के लिए तेज था और अपने चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान के साथ उसकी ओर भागा। कक्षा में अन्य लड़कों ने उस पर नज़र डाली क्योंकि उनकी आंखें छिपी हुई ईर्ष्या में चमक उठीं। टीएस, ये कमीना बस बहुत भाग्यशाली है। फ़क़, क्या मुझे भी एक आम आदमी बनना चाहिए? शिक्षक इवाने के बगल के एक कमरे में रहना। फ़क़, मैं इस अवसर को प्राप्त करने के लिए अपना आधा जीवन विनिमय करूंगा। निखिल, तुम भाग्यशाली कमीने। छात्रों में से एक खुद को नियंत्रित नहीं कर सका और जोर से बुदबुदाया। कमरे में सभी लड़कों ने सहमति में अपने सिर हिलाए। जहां तक लड़कियों की बात है, उन्हें बस समझ में नहीं आया कि ये लड़के इस तरह कार्य क्यों कर रहे थे। निखिल ने उनसे क्या किया है? वे ऐसे क्यों कार्य कर रहे हैं जैसे उसने उनका सबसे कीमती खजाना चुरा लिया? शायद वे बस ईर्ष्या कर रहे हैं। एक लड़की ने बुदबुदाया।
किसकी? एक अन्य लड़की ने सवाल किया। उसका सुंदर चेहरा। आहा, वह कारण हो सकता है। हमारी कक्षा में अधिकांश लड़के बंदरों की तरह दिखते हैं, इसलिए ये स्वाभाविक है कि वे ईर्ष्या करते हैं। वास्तव में, उन शब्दों को सुनकर लड़कों का मुंह झटका। निखिल, तुम कमीने, यह अब से तुम्हारा कमरा होगा। शिक्षक इवाने ने बुदबुदाया क्योंकि उसने एक कमरे का दरवाजा खोला। वाह, ये बहुत अच्छा लगता है। क्या मैं वास्तव में यहाँ रह सकता हूँ? निखिल ने आश्चर्य में बुदबुदाया। अंदर जाए बिना भी निखिल जानता था कि यह एक अद्भुत कमरा था। यह उस कमरे से कहीं अधिक बेहतर था जो उसे एक छात्र के रूप में मिला था। खैर, यह आखिरकार केवल स्वाभाविक था। अकादमी वह जगह है जहाँ सभी छात्र और शिक्षक रहते हैं। जाहिर है, शिक्षकों को जो उपचार मिलता है और छात्रों को जो उपचार मिलता है वह भी बहुत अलग है। अलग उपचार के उदाहरणों में से एक कमरे हो सकते हैं जहाँ वे दोनों रहते हैं। अगर छात्र के कमरे एक बैरन परिवार में सबसे भव्य कमरे के तुलनीय हैं, तो शिक्षकों के लिए कमरा नवाब परिवार में सबसे भव्य कमरे के तुलनीय है। हाँ, अंतर इतना बड़ा था। खैर, ये भी समझने योग्य था। अधिकांश छात्र शुरुआती या उन्नत चरण साधक हैं। जहाँ तक शिक्षकों की बात है, सबसे कमजोर शिक्षक एक ग्रैंड मास्टर चरण साधक है। ये स्पष्ट है कि उन दोनों के साथ अलग तरह से व्यवहार किया जाता है। निखिल को अब जो कमरा मिला वह एक कमरा था जहाँ शिक्षक रहते थे। ये स्पष्ट था कि यह उसके पिछले कमरे से कई गुना बेहतर होगा। हाँ, तुम यहाँ रह सकते हो, शिक्षक इवाने ने बुदबुदाया। क्या तुम वास्तव में निश्चित हो? शिक्षक इवाने, मैं बस एक छात्र हूँ और एक आम आदमी भी हूँ। क्या तुम्हें यकीन है कि मैं इस तरह के एक भव्य कमरे में रह सकता हूँ? यह आखिरकार शिक्षकों के लिए बनाया गया एक कमरा है। निखिल अभी भी संदेह में था। अचानक शिक्षक इवाने के चेहरे पर एक छोटी मुस्कान आ गई और उसने वापस सवाल किया, क्या तुम मेरा पूरा नाम जानते हो? बेशक मैं करता हूँ, यह इवाने आकाशपतन। निखिल रुक गया क्योंकि उसने आखिरकार कुछ महसूस किया। इवाने आकाशपतन? हाँ, आकाशपतन। आकाशपतन राज्य की राजकुमारी। मेरे जैसे किसी के लिए इस तरह कुछ व्यवस्थित करना मुश्किल नहीं है। बेशक, अधिकांश कुलीन, यहाँ तक कि ड्यूक भी शाही अकादमी के अंदर इस तरह कुछ व्यवस्थित नहीं कर सकते हैं क्योंकि अकादमी कुलीनों को अंदर अपना प्रभाव उपयोग करने की अनुमति नहीं देती है। हालांकि अंत में अकादमी अभी भी शाही परिवार से संबंधित है। वे मुझे इतना छोटा कुछ करने से रोक नहीं सकते हैं। तो चिंता मत करो और स्वतंत्र रूप से रहो। शिक्षक इवाने का चेहरा तब गंभीर हो गया और उसने बुदबुदाया, जैसा कि मैंने कहा, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। धन्यवाद, शिक्षक इवाने। निखिल ने अपना सिर झुका लिया और धन्यवाद दिया। इवाने ने सिर हिलाया। उसने तब निखिल के कमरे के बगल के कमरे के दरवाजे की ओर इशारा किया और बुदबुदाया, यह मेरा कमरा है। अगर तुम्हें कोई समस्या है तो तुम मेरे पास आ सकते हो। बेशक, मुझे विश्वास है कि तुम बुनियादी शिष्टाचार का सम्मान करोगे और केवल मेरे पास आओगे अगर यह वास्तव में कुछ अत्यावश्यक है। मैं उस पर तुम्हारा विश्वास कर सकती हूँ, सही है? हाँ शिक्षक, निखिल ने अपने चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान के साथ चिल्लाया। इस बार वह वास्तव में खुश था। इवाने ने उस पर कोई नियम नहीं लगाया। इसका मतलब था कि वह उसे एक सकारात्मक रोशनी में देखती थी। यह एक अच्छी खबर है। बेशक, इसका मतलब यह नहीं है कि वह जब चाहे उसके कमरे में घुस सकता है। उसे एक अच्छी छवि बनाए रखने की ज़रूरत है, इसलिए उसे चीज़ों को धीरे धीरे लेने की ज़रूरत है, जैसे वह हमेशा करता है। धीरे और स्थिर दौड़ जीतता है आखिरकार। ठीक है, मेरे पास अभी भी कुछ काम है, इसलिए मैं जा रही हूँ। तुम अपना कमरा जांच सकते हो या तुम अन्य कक्षाओं में शामिल हो सकते हो। ये सब तुम पर निर्भर करता है। हाँ शिक्षक। निखिल ने अपने चेहरे पर एक मुस्कान के साथ सिर हिलाया और शिक्षक इवाने आखिरकार चली गई। आमतौर पर दशक 2 प्रतिभा कक्षा को 4 कक्षाओं में भाग लेना पड़ता है। हालांकि इवाने की कक्षा के अलावा बाकी की कक्षाएं पुरुष शिक्षकों द्वारा ली जाती हैं, इसलिए निखिल ने उनकी कक्षा में जाने की परवाह नहीं की। ऐसा नहीं है कि वह किसी ऐसे व्यक्ति से कुछ सीख सकता है जो उससे कमजोर है। ये बहुत अधिक समय की बर्बादी है। कुछ और करना बेहतर है अब जब उसके पास समय है। तब निखिल के चेहरे पर एक छोटी मुस्कान आ गई क्योंकि वह बाहर निकला और एक दोस्त को पाया। सीनियर मान्या। निखिल ने हाथ हिलाया। ओह कमॉन, क्या मैंने तुमसे मान्या कहने के लिए नहीं कहा था? हम आखिरकार एक ही दशक में हैं। हा हा हा, निखिल हंसा। तो क्या हम आज भी घूम रहे हैं? बेशक। हा हा हा, तुम किसी कारण से खुश लगते हो। क्या वह एक बुरी बात है? बेशक नहीं। उन दोनों ने बात की और फिर अकादमी के चारों ओर घूमना जारी रखा। उसके बाद सीनियर मान्या अपने कर्तव्य पर चली गई और निखिल ने अन्ना और कुछ अन्य लड़कियों के साथ घूमना शुरू कर दिया। नहीं, वह बस यहाँ अपना समय बर्बाद नहीं कर रहा था। खैर, लड़कियों के साथ घूमना भी एक कारण था, लेकिन मुख्य कारण यह है कि वह किसी को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कितनी कोशिश करता है और अपने समझ का उपयोग करता है, किसी कारण से वह शाही अकादमी के प्रमुख मास्टर को ढूंढ नहीं सकता है। यही वह है जो उसे थोड़ा परेशान करता है। खैर, ये केवल कारण नहीं है कि वह चारों ओर घूम रहा था।
उसे कुछ अन्य चीज़ों और बिना आकाशपतन के बारे में जानकारी, उदाहरण के लिए देखभाल करने की ज़रूरत है। उसकी योजना शुरू हो गई थी के बाद उपग्रह, यह उबाऊ है। आलिया ने अपने चेहरे पर एक उबाऊ नज़र के साथ अपनी छत पर नज़र डाली। टीएस क्या कामुक, ये सोचने के लिए कि तुम एक दिन के भीतर इस तरह कार्य करोगे। एड्डा ने सूंघा, ऐसा कार्य मत करो जैसे तुम कोई बेहतर हो। आलिया ने शिकायत की, बहन एड्डा, तुम्हें किसी और को कामुक नहीं कहना चाहिए। शिखा ने अपना सिर हिलाया। वास्तव में कोई भी मुझे कामुक कह सकता है, लेकिन तुम नहीं। मैं इसे नहीं सुन पाऊंगी अगर ये तुम्हारे मुंह से आता है। लता ने भी सहमति में सिर हिलाया। देखा, वह शिखा और लता समझते हैं। ये देखकर कि वे दोनों उसका समर्थन कर रहे थे, आलिया मुस्कुराई। टीएस तो क्या, कम से कम मैं अपनी भावनाओं के साथ ईमानदार हूं। ये देखकर कि वे तीनों उसके खिलाफ एकजुट हो गए, एड्डा ने सूंघा। वास्तव में अपनी भावनाओं के साथ ईमानदार होना बिस्तर में बिना कुछ किए बस झूठ बोलने से कहीं अधिक बेहतर है। थीरा ने बुदबुदाया, बेशक सभी लड़कियां जानती थीं कि यह आलिया की ओर एक अप्रत्यक्ष वार था। कम से कम ये छोटे स्तन होने से बेहतर है। आलिया अपने सामान्य हथियार का उपयोग करना चाहती थी, हालांकि वह चुप हो गई जब उसने महसूस किया कि उसकी टीम के सदस्यों में से एक भी उसके हमले से प्रभावित होगा। दोस्तों, क्या तुम चुप हो सकते हो? मैं अभी भी काम कर रही हूं, तुम जानते हो। एशा ने शिकायत की, तुम जानती हो कि तुम दूरभाष कनेक्शन को बंद कर सकती हो, सही है? एड्डा ने सवाल किया। उद्धरण। एशा चुप हो गई। बेशक वह जानती थी, लेकिन उसे डर था कि अगर उसने ऐसा किया तो वह कुछ दिलचस्प याद कर देगी। दोस्तों, मैं सोच रही थी, अचानक एड्डा ने बुदबुदाया। क्या? आलिया ने सवाल किया, तुम 8वीं के बारे में क्या सोचते हो? उद्धरण। उद्धरण। एड्डा ने सवाल किया और उसके सवाल का सामना पूरी चुप्पी से हुआ। किसी ने बात नहीं की जब तक आलिया ने उस बहरा कर देने वाली चुप्पी को तोड़ने का फैसला नहीं किया। वास्तव में एक कामुक बहन एड्डा से उम्मीद के रूप में। शिखा ने अपना सिर हिलाया। वास्तव में मुझे लगता है कि केवल एड्डा में ही इस तरह कुछ कहने की हिम्मत है। एशा ने भी अपना सिर हिलाया। कभी नहीं, मैं कभी भी 8वीं नहीं करूंगी। 8 को छोड़ो, मैं एक तिकड़ी भी नहीं करूंगी। अमायरा वह थी जिसने बात की। टीएस तुम इसके खिलाफ क्यों हो? एड्डा ने सवाल किया। निखिल मेरा है, केवल मेरा। मैं जानती हूं कि मैं उसे पूरी तरह से अपने लिए नहीं रख सकती क्योंकि वह तुम्हारे जैसी वेश्याओं को आकर्षित करता रहेगा, लेकिन जब हम एक ही बिस्तर पर होते हैं। निखिल केवल मेरा है, अमायरा ने जवाब दिया। अभी निखिल की महिलाएं हरम मुहर द्वारा प्रदान किए गए दूरभाष कनेक्शन के साथ एक दूसरे से बात कर रही थीं। हाँ, सभी 7 महिलाएं एक दूसरे से बात कर रही थीं। उन सबको मिलने में कुछ समय लगेगा, इसलिए यह वास्तव में एक अच्छा विचार था। किसने शुरू किया? हैरानी की बात है, यह अमायरा थी। जाहिरा तौर पर महिला ने निखिल की पसंद और नापसंद के बारे में पूछने के लिए सभी से संपर्क किया। जल्द ही चर्चा इतनी गहरी हो गई कि निखिल की महिलाएं भी भ्रमित थीं, इसलिए उन्होंने आपस में इस पर चर्चा करना शुरू कर दिया। अधिक से अधिक महिलाओं ने तब चर्चा में शामिल हो गईं और आखिरकार यह इसमें विकसित हो गया। अमायरा ने इसे हरम मीट कहा, और हरम मीट का केवल एक नियम था, निखिल को इसमें शामिल होने की अनुमति नहीं थी। यह उसकी पीठ के पीछे लड़कियों की गुप्त बैठक थी। बेशक जो लड़कियां नहीं जानती थीं वह ये थी कि निखिल को पहले से ही इस बैठक के बारे में पता था। उसे किसने बताया? ये लड़कियां थीं। उन्होंने एक दूसरे से वादा किया कि वे निखिल को इसके बारे में कुछ भी नहीं बताएंगी। हालांकि जब भी वे अकेली होती थीं, उन सब ने उसे इसके बारे में बताया, ये दिखाते हुए कि वे केवल वही थीं जो उसके पक्ष में थीं और अतिरिक्त पुरस्कारों के लिए पूछ रही थीं। वे बस निखिल से कुछ भी नहीं छिपा सकती हैं। टीएस हम तुमसे पहले उसकी महिलाएं थीं, ठीक है? तुम वह हो जिसे आकर हमारे आदमी को साझा करने के लिए वेश्या कहा जाना चाहिए। एड्डा ने जवाब दिया। अमायरा बेशक इस बयान को नज़रअंदाज करने का फैसला किया। वह नहीं बोलेगी अगर वह एक नुकसानदेह स्थिति में है। वह इतनी बेवकूफ़ नहीं थी। उपग्रह, तुम लोग कल रात कैसी थी? आलिया ने सवाल किया और फिर से सब चुप हो गए। उद्धरण। उद्धरण। बुरा। इस बार लता ने चुप्पी तोड़ने का फैसला किया। वास्तव में बुरा। उपग्रह, मुझे निखिल चाहिए। एड्डा कर रहा, मुझे निखिल चाहिए, पूरी तरह से अपने लिए। तारांकन ने बुदबुदाया। अमायरा। टीएस बस तुम लोगों को देखो, क्या तुम खुद को बस थोड़ा सा नियंत्रित नहीं कर सकते? ये केवल एक दिन हुआ है, तुम लोग पूरे एक हफ्ते तक कैसे जीवित रहने जा रहे हो? थीरा निराशा में अपना सिर हिलाने में मदद नहीं कर सकी। तुम सही हो, एक हफ्ता थोड़ा बहुत लंबा है। शिखा चिढ़ गई। वास्तव में बहुत लंबा। लता ने भी सिर हिलाया। मुझे यकीन है कि उसके पास अपने कारण होने चाहिए। तुम लोग उसे भी जानते हो, वह कभी भी उचित कारण के बिना इस तरह कुछ नहीं करेगा।
याद रखो, अकादमी के पास मैदान को पकड़े हुए एक राजा चरण विशेषज्ञ है। उसे थोड़ा अधिक सतर्क होने की ज़रूरत है क्योंकि हम नहीं जानते कि छिपाव काम करेगा या नहीं। थीरा ने अपने चेहरे पर एक गंभीर नज़र के साथ बुदबुदाया। हाँ, अकादमी में शामिल होने के बाद निखिल ने अपनी सभी महिलाओं को सूचित किया कि वह एक हफ्ते के लिए अकादमी नहीं छोड़ेगा और उनसे मिलने जाएगा क्योंकि उसे कुछ से निपटना है। बेशक, हालांकि महिलाओं ने कर्राहट, उन्होंने समझा कि चीज़ें थोड़ी मुश्किल हो सकती हैं और सिर हिलाया। हाँ, मैं समझती हूँ। एशा ने सिर हिलाया। बहन थीरा, तुम इस तरह तार्किक रूप से सोच सकती हो, मैं बहुत प्रभावित हूँ। तुम वास्तव में मेरी शिक्षक होने के योग्य हो। शिखा ने प्रशंसा की और थीरा के चेहरे पर एक छोटी मुस्कान आ गई। उसमें इतना महान क्या है? याद रखो, मैं पूरे 3 हफ्ते तक अकेले रही। आलिया ने सूंघा। ये वास्तव में प्रशंसनीय है। आलिया, तुम्हारे लिए मेरा सम्मान थोड़ा बढ़ गया है। अमायरा ने बुदबुदाया। तो क्या, हम 1 महीने तक उसके बिना रहे? एशा ने गर्व में अपनी छाती उठाई जबकि उसने अपने सामने दस्तावेजों को पढ़ना जारी रखा। उसके अचानक कार्य को देखकर जयब ने भ्रम में माथे पर बल डाला। हालांकि तब उसने अपना सिर हिलाने और इसे नज़रअंदाज करने का फैसला किया। ये पहली बार नहीं था जब लेडी एशा इस तरह कार्य कर रही थी। जब से वह उस कमीने से मिली है, वह अजीब तरह से कार्य कर रही है। वास्तव में वह बस खुश है कि वह वास्तव में अब अपना काम कर रही है। वास्तव में हमने खुद को 1 महीने के लिए नियंत्रित किया। लता और शिखा ने सिर हिलाया। अरे, तुम लोग बहन अरविना के बारे में क्या सोचते हो? अचानक शिखा ने सवाल किया। तुम पहले से ही उसे बहन कह रही हो हूँ। अमायरा ने ध्यान दिया। बेशक, क्या तुम सोचती हो कि वह निखिल का विरोध कर सकती है? शिखा ने सवाल किया। खैर, वह एक आदमी से नफरत करने वाली के रूप में जानी जाती है। अमायरा ने जवाब दिया। क्या तुम सोचती हो कि वह निखिल का विरोध कर सकती है? शिखा ने फिर से सवाल किया। नहीं, अमायरा ने स्वीकार किया। तो बहन अरविना यह है। शिखा खुशी से मुस्कुराई। तो तुम लोग उसके बारे में क्या सोचते हो? उसने फिर से सवाल किया। जैसा कि मैंने पहले कहा, वह एक आदमी से नफरत करने वाली के रूप में जानी जाती है और लड़ना पसंद करती है। अमायरा, जो उसके बारे में सबसे अधिक जानती थी, सूचित किया। वह एक विशेषज्ञ चरण साधक है, सही है? एड्डा ने सवाल किया। हाँ, वह है। अमायरा ने सिर हिलाया। तो क्या यह मानना सुरक्षित है कि निखिल जल्द ही एक विशेषज्ञ चरण साधक बन जाएगा? एड्डा ने सवाल किया। हाँ, अमायरा ने फिर से सिर हिलाया। हे बहन थीरा, सबसे मजबूत के रूप में तुम्हारा खिताब जल्द ही दूर हो जाएगा। अचानक शिखा हंस पड़ी। उद्धरण। थीरा हालांकि जवाब नहीं दी और चुप रही। एशा ने कुछ महसूस किया और विषय बदलने का फैसला किया। अमायरा, तुम इवाने आकाशपतन के बारे में क्या जानती हो? निखिल की आंखें उस पर भी हैं। टीएस, क्या कामुक औरतबाज? एड्डा ने सूंघा। वास्तव में वह एक कामुक है। टीएस, मेरा बुरा भाग्य कि मैं एक कामुक से प्यार कर बैठी। सभी महिलाएं सहमत हुईं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यह उसका आकर्षण है, लेकिन तुम लोग बस नहीं समझोगे। वह वास्तव में एक खोया हुआ मामला है। आलिया अपना सिर हिलाने में मदद नहीं कर सकी जब उसने अमायरा के शब्द सुने। प्यार एक को अंधा बना देता है। शिखा ने एक बूढ़े आदमी की तरह बुदबुदाया जिसने अपना पूरा जीवन जिया है और अब दूसरों को जीवन के सबक सिखा रहा है। यह नहीं होगा। अचानक थीरा ने बुदबुदाया। क्या सबसे मजबूत के रूप में मेरा खिताब? ये कहीं नहीं जा रहा है। थीरा ने बुदबुदाया क्योंकि उसकी आंखें दृढ़ संकल्प में चमक उठीं। हालांकि बाकी की महिलाएं उसका चेहरा नहीं देख सकती थीं, फिर भी वे उन शब्दों के पीछे ताकत और आत्मविश्वास महसूस कर सकती थीं। मैं निखिल से पहले अरविना से मिलने से पहले एक विशेषज्ञ चरण साधक बन जाऊंगी और फिर अचानक थीरा की आवाज़ कमजोर हो गई और उसने बुदबुदाया। फिर वह मेरी मदद से एक विशेषज्ञ चरण साधक बन जाएगा। मैं वास्तव में अभी तुम्हारा चेहरा देखना चाहती हूँ बहन थीरा, शिखा ने बुदबुदाया। हाँ, वह एक टमाटर की तरह लाल होनी चाहिए। फुफुफु, एड्डा हंस पड़ी। टीएस, ये सोचने के लिए कि उसके जैसी किसी में इतना प्यारा पक्ष होगा। आलिया ने टिप्पणी की। बाकी की लड़कियों ने भी अपनी टिप्पणियां पारित की। हालांकि अपने दिल के गहरे अंदर उन सब ने थीरा के शब्दों को स्वीकार किया और उम्मीद की कि उसके शब्द सच होंगे। यहाँ तक कि आलिया, जिसका थीरा के साथ संबंध सबसे अच्छा नहीं था, वही सोच रही थी जैसे वह उसकी सफलता की कामना कर रही थी। मुझे तुम पर विश्वास है बहन थीरा, लता ने बुदबुदाया। धन्यवाद बहन लता। थीरा ने अपने चेहरे पर एक छोटी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। उसने तब अपने बिस्तर पर लुढ़का और उसकी मुस्कान चौड़ी हो गई। वह कल्पना कर रही थी कि निखिल कैसे कार्य करेगा जब वह एक विशेषज्ञ चरण साधक के रूप में उसके सामने दिखाई देगी। धड़ाम! अचानक थीरा ने एक आवाज़ सुनी और जल्दी से अपनी तंद्रा से बाहर आ गई। वह जल्दी से बैठ गई और देखा कि शिखा उसके कमरे में प्रवेश कर चुकी थी और वह अपने चेहरे पर एक मुस्कान के साथ उसे देख रही थी। टीएस, वह वास्तव में एक टमाटर की तरह लाल है।
वह कामुक चीजों के बारे में सोचते हुए अपने बिस्तर पर लुढ़क रही है। शिखा ने अन्य सभी को सूचित किया। तुम मेरे कमरे के अंदर क्यों हो? थीरा ने सवाल किया। हे, मैं इसे याद नहीं कर सकती, है ना? शिखा प्यार से मुस्कुराए। तुम? फिर थीरा ने जल्दी से शिखा की ओर दौड़ लगाई और शिखा जम गई। तुम लोग, मुझे बचाओ, उसने मदद के लिए पूछा। हालांकि उसकी खेती थीरा के समान थी, उनके कौशल के बीच अंतर बहुत चौड़ा था। जब ताकत की बात आई तो वह थीरा के करीब भी नहीं थी। बेशक, लड़कियों में से किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। उन सब ने जो किया वह थीरा और शिखा के साथ कनेक्शन तोड़ना और अपनी बातचीत जारी रखना था। अमायरा, तुम अपनी योजना के साथ कब आगे बढ़ने जा रही हो? अचानक आलिया ने एक गंभीर स्वर में सवाल किया। उद्धरण ... जल्द ही, अमायरा ने एक गंभीर आवाज में जवाब दिया। बहुत अधिक समय बर्बाद मत करो, ये पहले से ही 1 हफ्ता हो गया है। जितना अधिक तुम इसे धकेलोगे उतनी ही अधिक संदिग्ध तुम बन जाओगी। आलिया ने बुदबुदाया। हाँ, मैं जानती हूँ। मैं 2 दिन बाद अपनी योजना शुरू करूंगी, अमायरा ने जवाब दिया और आलिया ने सिर हिलाया। वह अच्छा है, बहुत अधिक समय बर्बाद मत करो और सावधान रहो, एड्डा ने भी बुदबुदाया। हाँ, सावधान रहो, अपनी शक्ति का उपयोग करने में संकोच मत करो अगर तुम्हें ज़रूरत है, लता ने भी सुझाव दिया। मदद के लिए पूछो अगर तुम चाहती हो, हालांकि हम बहुत मजबूत नहीं हैं, हम कमजोर भी नहीं हैं, एशा ने बुदबुदाया। चिंता मत करो, मुझे यकीन है कि मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत नहीं होगी, अमायरा ने अपने चेहरे पर एक आत्मविश्वासी मुस्कान के साथ जवाब दिया। ऐसा नहीं है कि मेरी कोई भी योजना पहले कभी विफल हुई है। टीएस, कितना अभिमानी, एशा ने सूंघा। ये केवल अभिमान है जब तुम इसे समर्थन नहीं दे सकते। ज़रूर, अरे, मैं बस सोच रही थी। अचानक एड्डा ने बुदबुदाया। क्या तुम लोग 8वीं के बारे में क्या सोचते हो? उद्धरण ... उद्धरण उद्धरण। आह बहन एशा, क्या तुम अपना काम खत्म कर चुकी हो? आलिया ने सवाल किया। नहीं, मुझे अपनी छुट्टी मिलने से पहले अभी भी 3 घंटे तक काम करने की ज़रूरत है। उबघे, ये थकाव है, एशा ने जवाब दिया। क्या कोई तरीका है जिससे मैं मदद कर सकती हूँ बहन एशा? लता ने सवाल किया। ज़रूरत नहीं, मैं ये खुद कर सकती हूँ, एशा ने जवाब दिया। हाँ, उन्होंने एड्डा को पूरी तरह से नज़रअंदाज करने का फैसला किया। वह सबसे बुद्धिमान फैसला संभव था। थीरा और शिखा भी कुछ मिनटों बाद बातचीत में शामिल हो गए और सभी महिलाओं ने एक दूसरे से बात करना जारी रखा। निखिल की महिलाएं इस तरह अपना समय बिताती थीं जब निखिल यहाँ नहीं था। प्रत्येक वह कर रही थी जो वे कर रही थीं, जबकि दूरभाष कनेक्शन के माध्यम से एक दूसरे से बात कर रही थीं। हरम बैठक वास्तव में काफ़ी एक दिलचस्प बैठक थी। बेशक, निकट भविष्य में अधिक सदस्य इस बैठक में शामिल होंगे। अगले दिन सुबह निखिल अपनी कक्षा के अंदर बैठा था और जो आमतौर पर होता है उसके विपरीत, आज वह लड़कों से घिरा हुआ था जो उससे बात करने की कोशिश कर रहे थे। अरे, हमें बताओ, तुमने ये जानकर कैसे सोने में सफल रहे कि शिक्षक इवाने तुम्हारे बगल के कमरे के अंदर सो रही है? हाँ, क्या तुमने अपने दिल को दौड़ते हुए महसूस किया? क्या तुमने महसूस किया कि तुम्हारा दिल बस तुरंत विस्फोट हो जाएगा? क्या तुम शिक्षक इवाने के कमरे में प्रवेश किए? क्या तुमने उसे अपने सामान्य पहनावे के अलावा किसी अन्य पोशाक में देखा? लड़कों ने निखिल पर सवाल दागना जारी रखा और उसने माथे पर बल डाला। मुझे नहीं पता कि तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो, लेकिन ये जानकर कि शिक्षक इवाने मेरे बगल के एक कमरे में सो रही थी, मेरे दिल को एक सुरक्षा की भावना से भर दिया और मुझे एक अच्छी नींद आई। उद्धरण चिन्ह। उसके जवाब को सुनकर लड़के चुप हो गए। ओई, क्या तुम सोचते हो कि तुम हमें उस तरह मूर्ख बना सकते हो? तुम वह आखिरी व्यक्ति हो जिसके दिमाग में इस तरह के मासूम विचार होंगे। अभिनय करना बंद करो और हमें बताओ कि यह कैसा था। मैं गंभीर रूप से नहीं जानता कि तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो। मैं किसी भी चीज़ के बारे में झूठ नहीं बोल रहा हूँ। निखिल, हालांकि, बस अपना सिर हिलाया। तुम पतले, ठीक है तुम लोग, ये पर्याप्त है, तुम्हें उसे अकेला छोड़ देना चाहिए। अन्ना, जिसने देखा कि निखिल थोड़ा असुविधाजनक था, दखल देने का फैसला किया। हाँ, निखिल तुम्हारे कामुकों की तरह नहीं है, अपनी उपस्थिति से उसके मासूम दिमाग को खराब मत करो। वास्तव में, तुम लोगों को बस दूर भाग जाना चाहिए, तुम कामुकों। उसे परेशान मत करो। अन्य लड़कियों ने अन्ना को लाभ हासिल करने नहीं देने का फैसला किया और आगे बढ़ीं। हाँ, मुझे कोई सुराग नहीं है कि तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो, तुम लोगों को चले जाना चाहिए। निखिल ने भी अपना सिर हिलाया। कक्षा में लड़कों के चेहरे परेशानी में झटके। निखिल, हालांकि, उनकी परवाह नहीं की और लड़कियों की ओर घूम गया। तुम लोग आज दोपहर में खाली हो, सही है? बेशक, हम अब अकादमी के चारों ओर अपनी सामान्य टहलने से चूक नहीं सकते, है ना? लड़कियों में से एक ने जवाब दिया। निखिल मुस्कुराया। वास्तव, धड़ाम। हालांकि, जैसे ही वह सिर हिलाने वाला था, कक्षा के दरवाजे टकराकर खुल गए और एक सुंदर, नीले बालों वाली लड़की ने कक्षा में प्रवेश किया।
लड़की को देखकर निखिल के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। हे, तो तुमने आखिरकार यहाँ आने का फैसला किया हूँ। जैसा कि मैंने उम्मीद की थी। धड़ाम, कक्षा के दरवाजे फटकर खुल गए और एक सुंदर नीले बालों वाली लड़की ने प्रवेश किया। अपने बालों की तरह उसकी आंखें भी नीली थीं। उसके हल्के गुलाबी होठों और अच्छी तरह से संरचित चेहरे के साथ संयुक्त लड़की की सुंदरता ने कक्षा के अंदर मौजूद हर एक महिला छात्र को शीर्ष पर रखा। ये लेडी कैंडिस है। वाह, वह हमारी कक्षा में क्यों है कौन जानता है, लेकिन हम आज निश्चित रूप से भाग्यशाली हैं, नहीं हैं? महिला और पुरुष छात्र एक जैसे उन सब ने कैंडिस पर नजर डाली क्योंकि उनकी आंखें तेज चमक उठीं। यहाँ तक कि अन्ना भी कोई अलग नहीं थी। लेडी कैंडिस यहाँ क्यों है? उसने अन्य हर छात्र की तरह अंदर ही अंदर सोचा। कैंडिस, हालांकि, इन फुसफुसाहटों को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया और चारों ओर देखा। निखिल लिएंडर कौन है? उसने सवाल किया। निखिल, हालांकि, जवाब नहीं दिया। बेशक, उसके जवाब देने या नहीं देने से कोई फर्क नहीं पड़ा। कक्षा में अनगिनत लोग थे जो कैंडिस की अच्छी किताबों में आना चाहते थे। वह निखिल लिएंडर है। लड़कों में से एक ने निखिल की ओर इशारा किया। कैंडिस ने तब निखिल की ओर घूम गई और उसे करीब से देखा। क्या तुम निखिल लिएंडर हो? तब निखिल के चेहरे पर एक छोटी मुस्कान आ गई क्योंकि उसने जवाब दिया। लड़की, मुझे लगता है कि हमें पहले एक दूसरे को जानना चाहिए। मैं समझता हूं कि मैं सुंदर हूं और सब कुछ, लेकिन इस सब के बारे में मेरे दृष्टिकोण से सोचो। मुझे ये भी नहीं पता कि तुम कौन हो। मैं तुम्हारा प्रस्ताव कैसे स्वीकार कर सकता हूं? मुझे लगता है कि हमें दोस्त बनकर शुरू करना चाहिए। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। कैंडिस वॉट्स चुप हो गई। पूरी कक्षा भी चुप हो गई। कैंडिस, जो अपने कान पर विश्वास नहीं कर सकी, ने सवाल किया। तब तुमने क्या कहा? ओह कमॉन, ऐसा कार्य मत करो जैसे तुम्हारा दिल टूट गया है। मैं तुम्हारे प्यार को अस्वीकार नहीं कर रहा हूं। मैंने बस कहा कि हमें एक दूसरे को जानना चाहिए। क्या तुम सोचते हो कि मैं तुम्हारे लिए अपने प्यार को कबूल करने के लिए यहाँ हूँ? कैंडिस ने सवाल किया। मेरा मतलब है, क्या तुम मेरे पास आने का एकमात्र कारण नहीं है? मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, हम पहले कभी नहीं मिले हैं, इसलिए मेरा मानना है कि केवल तार्किक निष्कर्ष यह है कि तुमने मुझे किसी तरह देखा और मेरे सुंदर चेहरे से मंत्रमुग्ध हो गई। फिर तुम खुद को नियंत्रित नहीं कर सकी और मुझसे अपना प्यार कबूल करने और खुद को मुझे देने आ गई। ओह, और बहुत अधिक शर्मिंदा मत होना, ये पहली बार नहीं है जब इस तरह कुछ हुआ है। हालांकि अन्य महिलाएं तुम्हारी तरह इतनी साहसी नहीं थीं कि सीधे मेरी कक्षा में घुस जाएं। जब मैं अकेला था तो उन्होंने अभी भी मुझे प्रस्तावित किया। इसलिए चिंता मत करो, तुम अकेली नहीं हो। निखिल ने जवाब दिया और फिर अपने चेहरे पर एक कोमल मुस्कान के साथ उसे शांत कर दिया। वह एक लड़की का दिल कैसे जीतना है, ये जानने में एक विशेषज्ञ था। हालांकि, उसका जादू कैंडिस पर काम नहीं करता दिखाई दिया क्योंकि उसकी आंखें ठंडी हो गईं और उसने सवाल किया। क्या तुम जानते भी हो कि तुम किससे बात कर रहे हो? क्या तुम राजा की बेटी हो? निखिल ने एक मुस्कान के साथ सवाल किया। नहीं, बेशक नहीं। अकादमी के प्रमुख मास्टर की बेटी? नहीं। आकाशपतन राज्य के जनरल की बेटी? उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। नहीं। ड्यूक्स में से कोई? उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। नहीं, मैं नहीं हूँ। एक नवाब? हाँ, मैं देखता हूँ। निखिल ने सिर हिलाया और फिर उसने माथे पर बल डाला। अगर तुम बस एक मात्र नवाब की बेटी हो तो मैं तुम्हें कैसे जानता हूँ? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। फिर से पूरी कक्षा चुप हो गई। तुम अपने अंदर वह आत्मविश्वास कहाँ से लाते हो जब तुम खुद कुछ नहीं हो सिवाय एक साधारण व्यक्ति के? कुछ छात्रों ने अपने दिमाग के अंदर सोचा और शाप दिया। मेरा नाम कैंडिस वॉट्स है। दशक 3 प्रतिभा कक्षा। कैंडिस ने खुद को शांत किया और अपना परिचय दिया। उसने अपना परिचय देते समय अपने पिता का नाम या अपनी महान रैंक साझा नहीं की। उसका संदेश स्पष्ट था, मुझे खास होने के लिए नवाब की बेटी होने की ज़रूरत नहीं है। बाकी सब मुझे यहाँ मेरे नाम से जानते हैं। मैं कौन हूँ उसके कारण, मेरी स्थिति के कारण नहीं। सोचने का एक सराहनीय तरीका। हालांकि, निखिल ने बस परवाह नहीं की। निखिल लिएंडर, एक साधारण व्यक्ति और एक अनाथ। वास्तव में किसी को इस तरह कार्य करने के बाद खुद को एक साधारण व्यक्ति के रूप में पेश करने के लिए उच्च स्तरीय साहस की ज़रूरत है। छात्रों ने टिप्पणी करने में मदद नहीं कर सकी। अभिमानी कमीना, अपनी जगह जानो, साधारण व्यक्ति। सभी छात्रों, विशेष रूप से लड़कों ने अपने दिल में निखिल को शाप देना शुरू कर दिया। क्या तुम वही हो जिसने कल मायरील बुर्की पर हमला किया? कैंडिस ने सवाल किया। क्या तुम उस घटना के लिए यहाँ हो? निखिल ने सवाल किया। अपने सिर के अंदर वह इतनी मेहनत करने के लिए खुद को थपथपा रहा था। मायरील पर हमला करना और धमकी देना संतोषजनक था, लेकिन उसने ये सिर्फ इसलिए नहीं किया क्योंकि वह मजा चाहता था। उसका मुख्य लक्ष्य कैंडिस वॉट्स थी। कैंडिस वॉट्स को कोई ऐसा व्यक्ति माना जाता है जो अपने अधीनस्थों के लिए बहुत अधिक सुरक्षात्मक है। इसलिए मायरील को धमकाना कैंडिस के लिए एक सीधी चुनौती थी। उसे यहाँ आना था, और यही वह था जो निखिल को चाहिए था। जहाँ तक वह कैंडिस को क्यों निशाना बना रहा है, हे
उसके पास अपने कारण थे। हाँ, कैंडिस ने सिर हिलाया। रुको, क्या तुम वह कैंडिस वॉट्स हो? अचानक निखिल की आंखें आश्चर्य में चौड़ी हो गईं। क्या तुम अब मुझे पहचानते हो? कैंडिस ने अपने चेहरे पर एक छोटी, संतुष्ट मुस्कान के साथ सवाल किया। नहीं, मैंने अपने पूरे जीवन में इस तरह के किसी के बारे में कभी नहीं सुना। निखिल ने तब अपना सिर हिलाया और कैंडिस का चेहरा निराशा में झटका। तो क्या तुम एक दशक 3 छात्र हो? निखिल ने सवाल किया। हाँ, मैं हूँ। तो तुम मेरी तरह इस अकादमी में नए होंगे। मुझे तुम्हें बताते हुए दुख है, लेकिन ये दशक 2 प्रतिभा कक्षा है। दशक 3 तक पहुंचने के लिए तुम इस कक्षा से बाहर निकलते हो, फिर तुम बाएं मुड़ते हो, फिर एक दाएं, फिर एक और दाएं। और फिर तुम किसी और से पूछते हो कि दशक 3 कक्षा कहाँ है, क्योंकि मैं वह भी नहीं जानता। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। कैंडिस के होंठ निराशा और गुस्से में झटके क्योंकि उसने नफरत के साथ निखिल को घूर लिया। अरे अरे, मुझे उस तरह मत देखो। जैसा कि मैंने कहा, मैं भी यहाँ नया हूँ। मैं इस अकादमी को उतना ही जानता हूँ जितना तुम जानते हो। निखिल ने अपना सिर हिलाया और कंधे उचकाए। विषय मत बदलो और मेरे सवाल का जवाब दो। क्या तुम वही हो जिसने मायरिल बुर्की पर हमला किया? कैंडिस ने अपना गुस्सा नियंत्रित किया और फिर से सवाल किया। रुको, क्या तुम और मायरिल? निखिल फिर से विषय बदलना चाहता था और थोड़ा और समय बर्बाद करना चाहता था। हालांकि उसके समझ ने जल्दी से उसे वह उठाया जिसका वह इंतजार कर रहा था और उसके चेहरे पर एक छोटी मुस्कान आ गई। क्या तुम मायरिल से संबंधित मामले के लिए यहाँ हो? हाँ, और मैं नहीं चाहती कि तुम अब कोई सवाल पूछो। मैं पूछने वाली होगी। क्या तुम वही हो जिसने कल मायरिल पर हमला किया? कैंडिस, जिसके दिमाग में निखिल की अच्छी छाप का एक अंश भी नहीं था, ने एक सख्त स्वर में सवाल किया। निखिल, हालांकि, बस मुस्कुराया और वापस सवाल किया। क्या तुम उस घटना के बारे में बात कर रही हो जहां मायरिल ने मुझ पर हमला करने की कोशिश की और फिर मेरे द्वारा पीटा गया? क्या तुम उस घटना के बारे में बात कर रही हो जहां मायरिल ने मुझ पर हमला करने की कोशिश की और फिर मेरे द्वारा पीटा गया? निखिल ने अपने चेहरे पर एक छोटी मुस्कान के साथ सवाल किया। कैंडिस ने अपनी आंखें सनकरी की और सवाल किया। क्या तुम स्वीकार कर रहे हो कि तुम इसके पीछे हो? बेशक नहीं, मैं बस खुद का बचाव कर रहा था। निखिल ने जवाब दिया। ओह, तुम बस खुद का बचाव कर रहे थे, तो मायरिल एक चिकित्सक के पास कैसे पहुंचा? क्योंकि वह कमजोर था। मेरा मतलब है, हम दोनों ने एक दूसरे से लड़ाई की। ये स्पष्ट है कि कमजोर व्यक्ति एक चिकित्सक की देखभाल में समाप्त हो जाएगा, है ना? तो तुम स्वीकार कर रहे हो कि तुमने मायरिल के खिलाफ लड़ाई की? कैंडिस के चेहरे पर एक छोटी मुस्कान आ गई क्योंकि उसने सवाल किया। क्यों? क्या तुम सोचती हो कि मैं गलत था? निखिल ने वापस सवाल किया। तुमने न केवल अपने सहपाठी के खिलाफ लड़ाई की, तुमने कक्षा के अंदर एक कौशल का उपयोग करने की भी हिम्मत की और अपने सहपाठी को बुरी तरह से घायल कर दिया। बेशक, तुम गलत हो। निखिल ने सिर हिलाया और फिर से सवाल किया। तो तुम सोचते हो कि मैं गलत हूं और मुझे दंडित किया जाना चाहिए? क्या ये सही है? हाँ, तुमने बुरी तरह से अपने सहपाठी को घायल किया, इसलिए तुम्हें दंडित किया जाना चाहिए। मेरे अनुसार तुम्हें नियमों को तोड़ने के लिए अकादमी से निष्कासित किया जाना चाहिए। हालांकि उससे पहले तुम्हें मायरिल के इलाज के लिए आवश्यक सभी चिकित्सा शुल्क का भुगतान करने के लिए मजबूर किया जाना चाहिए। बेशक, मुझे पता है कि तुम बस एक साधारण व्यक्ति हो और उस खगोलीय राशि का भुगतान नहीं कर सकते, इसलिए मैं तुम्हें ऋण लेने का सुझाव देता हूँ। तो तुम चाहती हो कि मैं एक ऋण लूँ और फिर अपने पूरे जीवन के लिए इसका भुगतान करूँ? ये सबसे कम होना चाहिए जो तुम्हें इतना भयानक कुछ करने के बाद करना चाहिए। कैंडिस ने सिर हिलाया। उसकी आदर्शवादी सोच का तरीका वास्तव में थोड़ा गड़बड़ था। तो मुझे ये स्पष्ट करने दो, तुम सोचती हो कि मैं वह था जो गलत था, और तुम यहाँ न्याय करने के लिए हो? हाँ, वह सही है। कैंडिस ने सिर हिलाया। फिर निखिल के चेहरे पर एक छोटी मुस्कान आ गई क्योंकि उसने टिप्पणी की। मुझे नहीं पता था कि अकादमी के छात्र शिक्षकों की तुलना में अधिक स्मार्ट और अधिक ज्ञानवान हैं। तुम्हारा क्या मतलब है? कैंडिस ने सवाल किया। क्या तुम्हें अभी तक यह महसूस नहीं हुआ? निखिल ने सवाल किया। क्या तुम क्यों सोचती हो कि मैं, एक नियम तोड़ने के बाद भी अकादमी में अभी भी यहाँ हूँ? यह इसलिए है क्योंकि शिक्षक जो हमारी कक्षा के प्रभारी थे उन्होंने नहीं सोचा कि मैं गलत था। निखिल ने सवाल किया और फिर उसी समय जवाब दिया। फिर उसकी मुस्कान चौड़ी हो गई और उसने फिर से सवाल किया। तो कैंडिस वॉट्स, क्या तुम सोचती हो कि मेरे शिक्षक का फैसला गलत था? क्या तुम सोचती हो कि मेरा शिक्षक एक मूर्ख है जो सही और गलत के बीच अंतर नहीं कर सकता? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। कैंडिस ने माथे पर बल डाला। मेरा वह मतलब नहीं था। उसने बुदबुदाया। ओह, तो क्या तुम समझा सकती हो कि तुम्हारा क्या मतलब था, कैंडिस वॉट्स? क्योंकि जो मैं समझता हूँ, मैं बता सकता हूँ कि तुम मेरे फैसले को बिल्कुल भी मंजूरी नहीं देते हो। कैंडिस की आंखें आश्चर्य में चौड़ी हो गईं जब उसने अपनी पीठ के पीछे एक और आवाज़ सुनी।
उसने तब पीछे घूम गई और शिक्षक इवाने को दरवाजे पर खड़ा देखा जो उसकी ओर सनकरी आंखों से देख रही थी। तब शिक्षक इवाने, तब मेरा वह मतलब नहीं था। निखिल मुस्कुराया। हे, वह बिना किसी कारण के वह सारा समय बर्बाद नहीं कर रहा था। वह शिक्षक इवाने के आने और उसकी रक्षा करने के लिए इंतजार कर रहा था। वह आखिरकार यहाँ अपने सभी पत्ते नहीं दिखा सकता है। महम, तो कृपया समझाओ कि तुम्हारा क्या मतलब था, कैंडिस वॉट्स। शिक्षक इवाने मुस्कुराए, हालांकि तब उसकी आंखें ठंडी हो गईं। तुमने मेरी कक्षा में प्रवेश करने और फिर मेरे छात्र पर कुछ के लिए दोष लगाने का साहस है जो उसने नहीं किया है। तुम खुद को क्या समझती हो? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। पूरी कक्षा चुप हो गई। ये पहली बार था जब उन्होंने पिछले 6-7 वर्षों में शिक्षक इवाने को इतना गुस्सा देखा था। त शिक्षक इवाने, क्या मैं बस यहाँ थी क्योंकि मुझे लगा जैसे। क्योंकि तुम्हें लगा जैसे क्या? कि मेरा फैसला गलत था? नहीं, मैं बस मानती हूँ कि चीज़ें एक बेहतर तरीके से की जा सकती थीं। न निखिल लिएंडर को मायरिल बुर्की पर हमला करने की ज़रूरत नहीं थी। मैंने सुना कि उसने आसानी से मायरिल को वश में कर लिया, लेकिन उसके बाद भी उसने पहले उसकी टखना तोड़ा और फिर उसके खिलाफ फायर बर्स्ट का उपयोग किया। मेरा मानना है कि अकादमी को उसके और उसके हिंसक व्यवहार के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। कैंडिस ने खुद को समझाने की कोशिश की। क्या तुम जानती भी हो कि तुम किसके बारे में बात कर रही हो? शिक्षक इवाने ने अपनी आंखें सनकरी कीं। मायरिल बुर्की ने निखिल को मारने की कोशिश की। तुम उससे कैसे उम्मीद कर सकती हो कि वह इस तरह मुश्किल से जीवित रहने के बाद एक सामान्य मानसिक स्थिति में होगा? शिक्षक इवाने, हमारे पास अभी भी कुछ नहीं है जो साबित करता है कि मायरिल बुर्की निखिल लिएंडर के जीवन के पीछे था। कैंडिस ने जवाब दिया। ओह, तो तुम्हारे पास सबूत है जो साबित करता है कि निखिल मायरिल के खिलाफ बहुत हिंसक था। हालांकि तुम्हारे पास मायरिल के फायर बर्स्ट जादू का उपयोग करने का सबूत नहीं है जब वे दोनों एक दूसरे से सिर्फ 10 सेमी दूर थे। मैं जानती हूं कि वह हुआ, शिक्षक इवाने, लेकिन हम निश्चित रूप से नहीं जानते कि वह हमला निखिल लिएंडर के लिए जीवन घातक होगा। कैंडिस ने फिर से जवाब दिया। तो तुम मुझे बता रही हो कि तुम, एक छात्र जिसका जल तत्व के साथ संबंध है, मुझसे, एक शिक्षक जिसका अग्नि तत्व के साथ संबंध है, से अधिक फायर बर्स्ट जादू के बारे में जानती हो? शिक्षक इवाने ने अपनी भौं उठाई। मैं कैंडिस के पास उसके सवालों का कोई जवाब नहीं था और वह चुप हो गई। कैंडिस वॉट्स, मैं नहीं जानती कि तुम्हें मेरी कक्षा में प्रवेश करने और फिर जो कुछ भी तुम चाहो वह करने की हिम्मत किसने दी। हालांकि ये जानो, आकाशपतन शाही अकादमी तुम्हारा खेल का मैदान नहीं है। अपनी जगह जानो, शिक्षक इवाने ने गुस्से में चिल्लाया। कैंडिस ने शर्म में अपना सिर झुका लिया और गुस्से में अपने दांत पीस लिए। अब मेरी कक्षा से बाहर निकलो इससे पहले कि मैं तुम्हें इस अकादमी से बाहर निकाल दूं। शिक्षक इवाने चिल्लाए। वह आज वास्तव में क्रोधित थी। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। हालांकि जो कुछ उसे आदेश दिया गया था वह करने के बजाय कैंडिस बस वहां खड़ी रही, बिना हिले। ये देखकर शिक्षक इवाने और भी अधिक परेशान थी। क्या तुमने नहीं सुना कि मैंने क्या कहा? वह गुस्से में चिल्लाए। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। तुम यह नहीं कर सकती। अचानक कैंडिस ने बुदबुदाया। तुमने क्या कहा? शिक्षक इवाने ने भ्रम में माथे पर बल डाला और सवाल किया। मैंने कहा तुम यह नहीं कर सकती। तुम मुझे इस स्कूल से बाहर नहीं निकाल सकती, चाहे तुम कितनी भी कोशिश करो। तुम्हारे पास ऐसा करने की शक्ति नहीं है। कैंडिस ने अपना सिर उठाया और शिक्षक इवाने को घूर लिया। तुम यह नहीं कर सकती। तुम मुझे इस स्कूल से बाहर नहीं निकाल सकती, चाहे तुम कितनी भी कोशिश करो। तुम्हारे पास ऐसा करने की शक्ति नहीं है। कैंडिस ने अपना सिर उठाया और शिक्षक इवाने को घूर लिया। यह मत भूलो शिक्षक इवाने, एक अकेला शिक्षक अकादमी से एक छात्र को बाहर नहीं निकाल सकता। साथ ही मुझे वह सारा उपनाम बकवास मत दो। मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूं कि तुम एक आकाशपतन हो, हमारे राज्य की राजकुमारी। हालांकि मेरी शिक्षक भी एक आकाशपतन है, इसलिए कोई शिक्षक तुम्हारा पक्ष नहीं लेगा भले ही तुम अपनी स्थिति का उपयोग करो, क्योंकि अंत में एक प्रतिभाशाली 22 वर्षीय मास्टर चरण साधक और राज्य के भविष्य के स्तंभ की तुलना में कोई भी इतना बेवकूफ नहीं होगा कि एक 80 वर्षीय ग्रैंड मास्टर चरण साधक को चुने जिसने अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर लिया है और कुछ उन्नत चरण साधकों को सिखाने के अलावा राज्य के लिए कोई मूल्य नहीं ला सकता। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। कैंडिस ने बुरी तरह से थूक दिया और शिक्षक इवाने चुप हो गईं। इस बार कक्षा में छात्रों ने माथे पर बल डाला। अगर यह कुछ और होता तो वे अपने पूरे दिल से कैंडिस, शाही अकादमी की रानी, का समर्थन करते। हालांकि इस बार वह उनके शिक्षक के खिलाफ थी, और एक सामान्य शिक्षक नहीं बल्कि सबसे अच्छी शिक्षक। हालांकि शिक्षक इवाने एक राजकुमारी थी और सभी छात्रों की तुलना में एक बहुत उच्च सामाजिक स्थिति थी, वह कभी भी इसके बारे में अभिमानी नहीं रही हैं और हर छात्र के साथ धीरे से व्यवहार किया। उन्होंने अन्य शिक्षकों की तुलना में छात्रों के साथ और भी बेहतर व्यवहार किया। छात्रों ने भी उसका बहुत सम्मान किया। इसलिए अब जब अकादमी की रानी उनके शिक्षक के खिलाफ खड़ी थी, उन्हें यह एक अंश भी पसंद नहीं आया। एक विचार जो निखिल ने अपने बाकी सहपाठियों के साथ साझा किया।
जिस शिक्षक के बारे में तुम बात कर रही हो, क्या वह शिक्षक अरविना आकाशपतन है? निखिल ने सवाल किया क्योंकि वह इवाने के सामने चला गया। तुम बल्कि अच्छी तरह से सूचित हो। कैंडिस मुस्कुराए। हाँ, मैं कुछ चीज़ों के बारे में अच्छी तरह से सूचित हूँ, इसलिए मैं पूछना चाहता हूँ, क्या तुम निश्चित हो कि तुम शिक्षक अरविना आकाशपतन को इस गड़बड़ी में शामिल करना चाहती हो? तुम्हारा क्या मतलब है? कैंडिस ने माथे पर बल डाला। पहले तुम शिक्षक इवाने की कक्षा में घुस गई, फिर तुमने उसके छात्रों में से एक पर दोष लगाया और उसके फैसले को चुनौती दी। जैसे कि यह पर्याप्त नहीं था, तुमने यहाँ तक कि शिक्षक इवाने के खिलाफ अपनी उंगली उठाने की हिम्मत की और उसे, वह जिसने अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर लिया है, कहा और एक शिक्षक के रूप में उसके काम का मजाक उड़ाया। क्या उसका मतलब है कि तुम अपनी शिक्षक के लिए भी वही महसूस करती हो? क्या तुम महसूस करती हो कि तुम्हारी शिक्षक, एक विशेषज्ञ चरण साधक, सिर्फ बच्चों के एक समूह को सिखाने के अलावा राज्य के लिए कोई मूल्य नहीं ला रही है? निखिल ने सवाल किया। उसने तब कैंडिस की ओर चला गया और अपनी आंखें संकरी की। क्या तुम निश्चित हो कि तुम शिक्षक अरविना आकाशपतन को ये सुनना चाहती हो? मैंने कभी भी इस तरह कुछ नहीं कहा। तुम बस मेरे शब्दों को ढाल रहे हो। कैंडिस पीछे हट गई और निखिल की ओर अपनी उंगली उठाई। तुमने शिक्षक अरविना के बारे में कुछ भी नहीं कहा होगा, लेकिन क्या तुम्हारे शब्द पहले से ही नहीं बताते कि तुम सामान्य रूप से सभी शिक्षकों के बारे में क्या सोचते हो? ईमानदारी से कहूं तो मुझे शिक्षक अरविना पर दया आती है। वह तुम्हें अपने व्यक्तिगत छात्र के रूप में लेने के लिए इतनी दूर चली गई, हालांकि तुम उसके बारे में कितना कम सोचते हो। वास्तव में निराशाजनक। निखिल ने अपना सिर हिलाया और आह भरी। ठीक है, चलो ये करते हैं। चलो शिक्षक अरविना को यहाँ बुलाते हैं और जो कुछ हुआ उसके बारे में एक बड़ी लंबी चर्चा करते हैं। निखिल ने सुझाव दिया और फिर वह अन्ना की ओर घूम गया। अन्ना, क्या तुम कृपया जाकर शिक्षक अरविना को यहाँ बुला सकती हो? जी हाँ, तुरंत। अन्ना ने सिर हिलाया और जैसे ही वह कक्षा से बाहर निकलने वाली थी, कैंडिस चिल्लाई। रुको। अन्ना रुकी। कैंडिस ने तब पूरी तरह से निखिल को नज़रअंदाज कर दिया और शिक्षक इवाने की ओर चली गई। फिर उसने अपना सिर झुका लिया और माफ़ी मांगी। शिक्षक इवाने, मैं गुस्से के झटके में जो मैंने कहा उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ। मैं अभी भी अपरिपक्व हूँ और आपसे एक बड़ा व्यक्ति होने और मुझे माफ़ करने का अनुरोध करूँगी। मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीखूंगी और अपने शब्दों को जांच में रखूंगी। मेरा वास्तव में वह मतलब नहीं था जो मैंने पहले कहा। फिर से मैं माफ़ी मांगती हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ। तुम अब मेरी कक्षा छोड़ सकती हो, मुझे अपने व्याख्यान के साथ जारी रखने की ज़रूरत है। इवाने ने आह भरी। क्या उसने उसे माफ़ कर दिया? बेशक नहीं, हालांकि उसे पढ़ाना था। उसके पास एक 20 वर्षीय बच्चे पर बर्बाद करने के लिए कोई समय नहीं है। हाँ, शिक्षक इवाने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कैंडिस ने फिर से अपना सिर झुका लिया और फिर वह चली गई। हालांकि इससे पहले कि वह चली जाती, उसने निखिल पर नज़र डाली, जो बस उसे उकसाने वाले तरीके से मुस्कुराया। उसने परेशानी में अपने दांत पीस लिए और फिर कक्षा छोड़ दी। आज उसने अपने गर्व पर एक बड़ा आघात किया था। उसने कैंडिस वॉट्स, शाही अकादमी की रानी, आकाशपतन राज्य के भविष्य के स्तंभ, को एक पूरी कक्षा के सामने अपना सिर झुकाना पड़ा था। वास्तव में एक शर्मनाक कार्य। और यह सब एक छात्र के कारण था। एक तुच्छ उन्नत चरण साधारण व्यक्ति। पहले वह बस चाहती थी कि वह अपने अधीनस्थ पर हमला करने के लिए कीमत चुकाए, हालांकि अब सब कुछ व्यक्तिगत है। कैंडिस उस लड़के को सिर्फ एक आजीवन ऋण के साथ नहीं जाने देने की योजना बना रही थी। अब सब कुछ पहले से कहीं ज़्यादा बुरा होगा। उस छात्र पर नज़र रखो जिसका नाम निखिल लिएंडर है। जैसे ही वह एक भी गलती करता है, मुझे इसकी रिपोर्ट करो। उसने उस लड़के को आदेश दिया जो उसके कक्षा छोड़ने के बाद उससे जुड़ गया था। हाँ, लेडी कैंडिस। दूसरी ओर शिक्षक इवाने ने अपने व्याख्यान के साथ जारी रखा। हालांकि जिस तरह से वह अपना व्याख्यान दे रही थी, ये स्पष्ट था कि कैंडिस के शब्दों ने किसी तरह उसे प्रभावित किया था। छात्र, हालांकि इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकते थे और बस लाचारी से एक दूसरे को देखते थे। कक्षा अधिक के लिए जारी रही और फिर, ठीक है, आज के लिए यह इतना ही होगा, हम इसे कल से जारी रखेंगे। आपका दिन शुभ हो सभी को। शिक्षक इवाने ने अपने चेहरे पर एक छोटी मुस्कान के साथ बुदबुदाया। हालांकि जैसे ही वह जाने वाली थी, निखिल ने अपना हाथ उठाया। शिक्षक इवाने, जब मैं कल फायर बर्स्ट कौशल का उपयोग कर रहा था तो मैं एक समस्या में फंस गया। क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? निखिल ने सवाल किया। क्या तुमने इसे पहले से ही सीख लिया? बेशक, मैंने कल मायरील के खिलाफ इसका उपयोग किया। क्या तुम भूल गईं? निखिल ने एक मुस्कान के साथ जवाब दिया। ये केवल तभी था जब अधिकांश छात्रों ने महसूस किया कि क्या हुआ था। ये कमीना राक्षस, उसने सिर्फ 2 दिनों में एक डोप स्टार कौशल सीख लिया। ये हास्यास्पद है। यहाँ तक कि शिक्षक इवाने भी अभी भी हैरान थीं। शिक्षक इवाने, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? निखिल ने फिर से सवाल किया। ज़रूर, मेरे कार्यालय में आओ। अगर मैं कर सकती हूँ तो मैं तुम्हारी मदद करूँगी।
हालांकि वह भ्रमित थी कि निखिल ने इसे इतनी जल्दी कैसे किया। शिक्षक इवाने जल्दी से अपनी तंद्रा से बाहर आ गईं और सिर हिलाया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने इसे कैसे किया, बल्कि यह एक अच्छी बात है कि वह प्रतिभाशाली है। उसके छात्र का उच्च ऊंचाइयों को प्राप्त करना कुछ ऐसा है जो उसके दिल को खुशी से भर देगा। बेशक वह जानती है कि निखिल जैसा कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति लंबे समय तक उसका छात्र नहीं रहेगा, लेकिन वह अभी भी संतुष्ट महसूस करेगी जब तक उसकी वृद्धि में उसका एक हाथ था। ठीक है शिक्षक इवाने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। निखिल खुशी से उछल पड़ा और जैसे ही वह शिक्षक इवाने के पीछे जाने वाला था, एक लड़का खड़ा हो गया। शिक्षक इवाने, मुझे भी फायर बर्स्ट कौशल में कुछ दिक्कतें आ रही हैं। मैं निखिल के साथ आना चाहूँगा और आपसे सीखना चाहूँगा। निखिल लड़के की ओर मुड़ा और देखा कि वह सनकरी आंखों से उसकी तरफ देख रहा था। उसका भाव स्पष्ट था। ओए, तुम पहले से ही उसकी बगल वाले कमरे में रहते हो, अब तो तुम उसके दफ्तर में उसके साथ कुछ समय अकेले बिताने की हिम्मत भी कर रहे हो। मेरी लाश पर। निखिल के मुंह में गुस्सा झलक आया। इस कक्षा में सचमुच बहुत रुकावटें थीं। हालांकि जल्द ही उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई और उसने पलटकर जवाब दिया, आह डेविड, नया भारतीय नाम। देवेश, तुम्हें पता है, बात यह है कि मुझे ये कौशल केवल 2 दिन पहले मिला है। तुम तो यहाँ बहुत लंबे समय से हो, ये स्पष्ट है कि इस कौशल पर तुम्हारी महारत मुझसे कहीं बेहतर होगी। मुझे नहीं लगता कि यह सत्र तुम्हारी किसी भी तरह से मदद करेगा। मेरा सुझाव है कि तुम कल या किसी और दिन शिक्षक इवाने के पास जाना। देवेश भी मुस्कुराया, आह नहीं नहीं, ये सच नहीं हो सकता। मैं भी इस कौशल में बहुत अच्छा नहीं हूँ। साथ ही मैंने तुम्हें कल इस तकनीक का उपयोग करते देखा है। मुझे यकीन है कि तुम मेरे स्तर के आसपास हो, इसलिए मुझे यकीन है कि यह सत्र मेरी बहुत मदद करेगा। इसकी चिंता मत करो। उसकी मुस्कान चौड़ी हो गई जब उसने अपना वाक्य पूरा किया। क्या हाल है चूसने वाले, तुम्हें क्या लगा तुम मुझे भगा सकते हो? देवेश को यकीन था कि अब निखिल के पास उसे अस्वीकार करने का कोई रास्ता नहीं है। बेशक वह ये नहीं जानता था कि वह शब्दों की लड़ाई में कभी न हारने वाले व्यक्ति के खिलाफ था। अरे चलो भी देवेश, तुम्हें मेरे सामने इतना विनम्र होने की ज़रूरत नहीं है। तुम ये तो नहीं कह रहे हो कि तुम, जो इतने सालों से इस कौशल का प्रशिक्षण और सीख रहे हो, मुझ जैसे किसी व्यक्ति के समान महारत रखते हो जिसे ये कौशल केवल 2 दिन पहले मिला है ना? फिर निखिल की मुस्कान चौड़ी हो गई और उसने सवाल किया, तुम इतने बड़े कचरे तो नहीं हो सकते, है ना? देवेश के मुंह में गुस्सा झलक आया जब उसने वे शब्द सुने। ये कमीना, बेशक तुम इतने बुरे नहीं हो, है ना देवेश? निखिल और भी मुस्कुराया। हाँ, मुझे लगता है कि मुझे विनम्र होना बंद कर देना चाहिए। शिक्षक इवाने, चून की सहपाठी निखिल ने आपको सबसे पहले पूछा था। मैं आज पीछे हट जाऊंगा और अपने प्रश्न बाद में पूछूंगा। देवेश शिक्षक इवाने की ओर मुड़ा और जबरन मुस्कुराया। फिर उसने निखिल पर नजर डाली और निराशा में गुर्राया। वह कमीना वास्तव में शब्दों के साथ बहुत अच्छा था। तस्क, नफरत करने वाला आदमी। आखिरी चीज जो वह कर सकता था वह ये स्वीकार करना था कि वह कचरा था। अगर उसने ऐसा किया तो उसकी जिंदगी एक जीती जागती नर्क बन जाएगी। अंत में देवेश एक उदास नज़र के साथ अपनी सीट पर बैठ गया। निखिल मुस्कुराया और फिर वह शिक्षक इवाने की ओर चला गया और मुस्कुराया, शिक्षक इवाने, मैं फिर आपका अनुसरण करूंगा। ठीक है। शिक्षक इवाने मुस्कुराई और देवेश की ईर्ष्यापूर्ण निगाहों के नीचे निखिल और शिक्षक इवाने कक्षा से बाहर निकल गए। निखिल, जैसे ही वे दोनों शिक्षक इवाने के दफ्तर में दाखिल हुए, उसने फुसफुसाया, हाँ क्या है शिक्षक इवाने, आज मेरे लिए खड़े होने के लिए धन्यवाद। शिक्षक इवाने मुस्कुराई और निखिल अचंभित रह गया। वह सचमुच बहुत सुंदर थी। आपको इसका उल्लेख करने की ज़रूरत नहीं है शिक्षक इवाने। मैं बस ये सहन नहीं कर सका कि उसमें आपको, मेरी रक्षक को, ये सब कहने का साहस था। अगर मुझे करना पड़ा तो मैं वही करूंगा जो मैंने किया। कोई भी मेरे शिक्षक का अनादर नहीं करता और बच निकलता है। निखिल ने गुर्राया। शिक्षक इवाने मुस्कुराई। हालांकि फिर उसने चेतावनी दी, लेकिन तुम्हें उस लड़की से सावधान रहना होगा, ठीक है? वह इस अकादमी में काफ़ी लोकप्रिय है। साथ ही वह अविश्वसनीय रूप से मजबूत और प्रतिभाशाली है। मुझे यकीन है कि तुमने उसके बारे में सुना होगा। निखिल के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई क्योंकि उसने सवाल किया, अगर कुछ होता है तो आप मेरी रक्षा करेंगी, है ना शिक्षक इवाने? इवाने ने तब अपना सिर हिलाया और हंस पड़ी। मुझ पर निर्भर मत रहो मूर्ख। तुम्हें बस सावधान रहना चाहिए और उससे और अधिक पंगा नहीं लेना चाहिए। निखिल भी हंस पड़ा। हा, चिंता मत करो शिक्षक इवाने, मैं बहुत सावधान व्यक्ति हूँ। मैं कुछ भी लापरवाह नहीं करूँगा। इवाने को निखिल ने जो अभी कहा था उस पर गंभीर संदेह था। हालांकि उसने जोर से कुछ नहीं कहा और जारी रखा, ठीक है, तो तुम्हारा सवाल क्या है? हाँ, निखिल को तब याद आया कि वह यहाँ किस लिए था और मुस्कुराया। तो बात यह है कि मैं जानता हूँ कि फायर बर्स्ट मंत्र शक्तिशाली है, बहुत शक्तिशाली। मैंने इसका प्रभाव खुद देखा है। हालांकि इसमें बहुत अधिक समस्याएं हैं। पहला, इसमें बहुत अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा लगती है।
दूसरा, इसमें बहुत अधिक समय लगता है। मैं इसे किसी तरह समायोजित करने की कोशिश कर रहा हूं लेकिन मुझे कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। तुम पहले से ही इसे कुशलता से उपयोग करने के बारे में सोच रहे हो हूं। इवाने ने आश्चर्य में अपनी भौं उठाई। ठीक है, मैं समझ गई, तुम उन दोषों के बारे में सही हो। फायर बर्स्ट में वास्तव में बहुत अधिक समय और माना लगता है, हालांकि इसे कम करने का एक तरीका है। क्या तुमने एक स्टार कौशल फायर बॉल सीखा है? इवाने ने सवाल किया। हाँ, मैंने किया है। अच्छा, तो यह आसान होगा। तो तुम क्या कर सकते हो कि शुरू से ही एक विशाल फायर बॉल बनाने के बजाय तुम एक साधा। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आई होगी। अगर दिल को छू गई हो तो लाइक जरूर करें और हमारी मेहनत को सपोर्ट देने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका हर सब्सक्राइब हमें और बेहतर कहानियां लाने की प्रेरणा देता है। मिलते हैं अगली एपिसोड में, तब तक जुड़े रहिए द स्टोरी वर्स के साथ, जहां कहानियां कभी खत्म नहीं होती। बुक्स फायर।